हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम 11 नवंबर 2025 ट्यूसडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा ये सेशन रहता है डेली न्यूज़ एनालिसिस का। यहाँ पर हम द हिंदू से इम्पोर्टेंट जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जो यहाँ पर दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स, जिसमें पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इनके साथ ही इन्वायरमेंट, और एक साथ सब्जेक्ट होता है कोर सब्जेक्ट जियोग्राफी। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि इनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर सेशन शुरू करने से पहले बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कल आपको हमने जो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था कि मार्शल लॉ के संबंध में आपने कुछ स्टेटमेंट्स बतानी थी। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट थी वो थी भारत का जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 34 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कि कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता है। इसमें से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसमें सिर्फ एक कथन सही है, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कार्यपालिका को ये शक्ति नहीं है, बल्कि ये मार्शल लॉ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, उनके द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, हमारी जो आज की फर्स्ट न्यूज है, इसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड है। एक मिनट, ओके, वेट करिएगा, अभी बस मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। हम्म अब देखिए, अब हम, हाँ, हमारी फर्स्ट न्यूज क्या आ रही है कि इंडिया और चाइना ने जो, मतलब इंडिया और चाइना जो है, दोनों के प्रति जो श्रीलंका की पीएम है, उन्होंने बहुत ही प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना उनके हमेशा से अच्छे मित्र रहे, उनका हमेशा उन्होंने साथ दिया है। जैसे कि हम देखते रहते हैं कि अगर हम बात करें तो चाइना और भारत के बारे में, तो चाइना और जो भारत है वो आपस में उनके सहयोग तो अच्छे चल रहे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है कि वो एक दूसरे के गहरे मित्र हो। लेकिन जो श्रीलंका की पीएम है, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट आ रहा है, उनको हम देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो अप्रैल में अप्रैल 2025 में पीएम मोदी की जो कोलंबो यात्रा हुई थी, उसके दौरान श्रीलंका की जो राष्ट्रपति है दिशा नायके, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को आपसी विश्वास, सद्भावना पर आधारित बताया कि जो भारत और जो श्रीलंका के संबंध है वो विश्वास और सद्भावना पर टिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का समर्थन श्रीलंका के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, खास करके जब विशेष आर्थिक जब संकट आता है, कोई भी महामारी होती है या फिर आतंकवाद जैसी कोई भी समस्या आती है, उसमें भारत ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया। हालांकि सीधे गहरी सद्भावना शब्द जो है चीन के साथ जुड़े संदर्भ में कम दिखा है, यानी कि चीन की तरफ उनका झुकाव इस वर्ड को लेकर कम है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो दोनों देश, भारत और चीन के लिए निवेश और सहायता को उन्होंने सकारात्मक रूप से बताया कि दोनों ही सकारात्मक रूप से उनके साथ है। इसके साथ चीन के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि श्रीलंका का जो बुनियादी ढांचा है उसमें चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हम्बन टोटा का जो बंदरगाह है उसको लेकर। हालांकि चीन जो वो अपनी BRI नीति, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ही ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है उसको फायदा हो रहा है। लेकिन अभी जो समझौते हुए उसमें भारत ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने की अभी एक स्ट्रेटजी भी अपनाई है। राष्ट्रपति जो दिशा नायक, उन्होंने कहा कि श्रीलंका भारत के सुरक्षा हितों का सम्मान करेगा, यानी कि भारत के जितने भी सुरक्षा को लेकर हित होंगे उनका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही और कभी कभी अपनी धरती का उपयोग करके भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। ये जो बयान है चीन के बिना नाम एक अप्रत्यक्ष संदेश था जो कि क्षेत्रीय संतुलित को रेखांकित करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें क्षेत्र संतुलित की, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है। इसमें अब देखिए प्रमुख समझौते और विकास क्या है। सबसे पहले तो मित्र विभूषण सम्मान जो है, ये श्रीलंका ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जो कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। तो मोदी ने इसे गर्व की बात कही है, और श्रीलंका पड़ोसी ही नहीं, हमारा दोस्त भी है, तो ऐसे स्टेटमेंट आए उनके। इसके बाद त्रिपक्षीय ऊर्जा का समझौता किया हुआ। त्रिंकोमाली जो है उसको ऊर्जा हब बनाने के लिए भारत और श्रीलंका, और इसके साथ ही UAE, यानी कि इसमें इंडिया, श्रीलंका और इसमें UAE,
इसके द्वारा जो है साझेदारी की जा रही है। चीन के प्रभाव को काउंटर करने वाली ये एक रणनीति है। इसके साथ ही कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी चल रही हैं। श्रीलंका के जो तीनों द्वीप हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारे ये अनंथावु द्वीप है, दिलेनु द्वीप है, इसके साथ ही अहिलाविलु, तीन जो आइलैंड है, उसमें सौर ऊर्जा परियोजना के लिए चीन की जो कंपनी उसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन भारत ने इसे वापस ले लिया था। इसे 5000 धार्मिक स्थलों की सौर ऊर्जा से शासन करने की योजना बनी हुई है। यानी कि 5000 जो धार्मिक प्लेसेस हैं उनको सौर ऊर्जा से यानी कि रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ मानवीय सहायता और विकास जैसी भी कुछ योजनाएं हैं। भारतीय मूल के जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनके लिए 10,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ ही 700 श्रीलंका के जो कर्मचारी हैं, जिसमें सांसद आते हैं, उद्यमी आते हैं या फिर युवा नेता हैं, उनको भारत में एक ट्रेनिंग दी जाएगी एक तरह से। फिर रक्षा के सहयोग के क्षेत्र में क्या है कि भारत जो है श्रीलंका सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। यानी कि श्रीलंका के जितने भी सैन्य अधिकारी हैं, भारत उनको ट्रेनिंग दे रहा है। इसके साथ ही मत्स्य विवाद का समाधान भी अभी हम देखते हैं। जब हमारा भारत, जब हम मैप देखते हैं, ये देखिए ये भारत है और यहाँ पर है श्रीलंका। तो इसके बीच का ये जो एरिया है ना, ये मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य विवाद के लिए, मछली पकड़ने के लिए काफी ज्यादा विवादित रहता है। पाक जलडमरू मध्य जो है, ये वाला जो पाक ऑफ जो स्टेट है, ये इसमें जो है जलडमरू मत है, और जो मन्नार की खाड़ी उसमें मछली पकड़ने के अधिकारों पर सहमति हो चुकी है, जिससे भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां कम होंगी। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ तमिलनाडु केरल के क्षेत्र से लोग यहाँ मछली पकड़ने जाते थे, तो यहाँ श्रीलंका के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। कुछ ऐसी गतिविधियां यानी कि कुछ अवैध उनको, क्योंकि श्रीलंका वाले कहते थे कि ये जो क्षेत्र ये हमारा है, भारत कहता है कि ये हमसे ही अलग हुआ है पूरा क्षेत्र, क्योंकि श्रीलंका भी भारत से एक उसका एक हिस्सा है। यानी कि पहले उपमहाद्वीप में श्रीलंका आता था, लेकिन अब जो है श्रीलंका अलग हो चुका है, तो भारत इसको अपना क्षेत्र मानता है और श्रीलंका इसको अपना एरिया मानता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव क्या है, भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। यात्रा ने एक नई पारी की, यानी कि एक तरह से नया उसके लिए नया युग शुरू हुआ है, जहां पर बौद्ध धर्म को भारत से मिला अनमोल जो उपहार बताया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है दिशानायक है, उनकी दिसंबर 2024 की यात्रा ने भी गर्मजोशी दिखाई है। इसके साथ ही जो चीन का क्या यहाँ पर प्रभाव है, श्रीलंका ने ये चीज कही है कि चीन के साथ समझौते किसी अन्य देश पर असर नहीं डाल सकते या फिर नहीं डालेंगे, लेकिन भारत की जो परियोजना है उन्होंने चीन के दबदबे को कम किया है, जैसे कि पूर्वी कंटेनर टर्मिनल, और उसमें जापान और भारत ने मिलकर निवेश किया है श्रीलंका में। भविष्य में क्या हो सकता है, दिसंबर 2025 में जो राष्ट्रपति हैं दिशानायक के, इनकी भारत यात्रा हो सकती है और संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। कुछ ट्रेड्स पर बात हो सकती है, इसके साथ ही कुछ और परियोजनाएं पर भी बात हो सकती है। तो ये आने वाले समय पर हमें पता चलेगा कि इसके साथ ही भारत के और श्रीलंका की और कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं चल रही हैं। अब देखिए, अगर हम इतिहास से थोड़े संबंध देखें, श्रीलंका और भारत के संबंध थोड़े कैसे हैं इतिहास से, तो अब देखिए इतिहास से हम जब देखते हैं तो प्राचीन बंधनों की बात करें तो जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो सम्राट अशोक के पुत्र महिंद थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। यानी कि अशोक जो थे उन्होंने अपनी पुत्री को भी भेजा था यहाँ पर प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म, जब उन्होंने धम्म की स्थापना की थी। तो जिससे बौद्ध गया, अनुराधापुर, इसके साथ ही महाबोधि मंदिर, रामायण से जुड़े जितनी भी जगह, सीता एलिया, सब कुछ सांस्कृतिक पुल है। यानी कि संस्कृति, इस संस्कृति के साथ भारत को जोड़ते हैं। औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के काल में दोनों देशों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया मिलकर। 1948 में श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। इसमें चुनौतियां क्या थी, 1987 90 के जो IPKF यानी कि IPKF, इसमें क्या है, भारतीय शांति सेना जो है हस्तक्षेप ने इसने तनाव पैदा कर दिया। लेकिन फिर 1990 का जब दशक आता है, फिर से थोड़े संबंध जो है सुधर जाते हैं। भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE को 92 में आतंकी संगठन घोषित किया है। यानी कि भारत जो है उसने जो तमिल इलम है उसको एक तरह से आतंकी संगठन मान लिया था। अब वर्तमान में थोड़े संबंध सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। 2025 में संबंधों ने रक्षा, ऊर्जा और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें कुछ नई ऊंचाइयों को भी छुआ है। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार में भी, पुनरुद्धार में भी $4 बिलियन से अधिक सहायता दी है उन्होंने, जिसमें IMF बेल आउट के लिए वित्तीय आश्वासन भी शामिल है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक उच्च स्तरीय यात्राएं होती रहती हैं, जो कि दिसंबर 2024 में हुई थी श्रीलंका के राष्ट्रपति की। फिर अप्रैल 2025 में PM मोदी की यात्रा हुई है कोलंबो की, उससे
मोदी जो है उनको मित्र आभूषण सम्मान भी मिला है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ जनवरी 2025 की दिशा नायके की जो चीन यात्रा, उसके बाद भारत ने इसको संतुलन बनाकर रखा है। अब इसमें रक्षा और सहयोग के क्षेत्र में भारत और ये जो श्रीलंका, इसके संबंध कैसे हैं? रक्षा और सहयोग का जो क्षेत्र है, अप्रैल 2025 में 5 वर्षीय जो योजना, यानी कि एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है। श्रीलंका के जो सैन्य कर्मी है उन्होंने भारत में प्रशिक्षण, सूचना, तकनीक साझा की है। ये 1987 के बाद पहला प्रमुख रक्षा समझौता है। इसका संयुक्त अभ्यास भी हुआ। मित्र शक्ति, जिसमें अगस्त 2024 में श्रीलंका में, सिलनेक्स में दिसंबर 2024 में, इसके साथ ही विशाखापत्तनम में, तो ये सब इसमें संयुक्त अभ्यास किए गए। इसके साथ ही कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो हुआ है, भारत ने श्रीलंका की क्षेत्रीय सुरक्षा पहल का समर्थन किया है। श्रीलंका ने भी कहा है कि वादा किया है कि उसकी धरती पर भारत विरोधी कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी। इसके साथ ही अप्रैल 2025 में श्रीलंका ने भारत के तेजस MK1 जेट खरीदने से इनकार कर दिया और इजरायली कफिर जेट जो है अपग्रेड 400 करोड़ का जिसका बजट है चुना है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि यहाँ पर जो बात तो करता है श्रीलंका की, हम भारत विरोधी गतिविधियां नहीं होने देंगे, इसका संदर्भ ये है कि जो यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो कि चीन के द्वारा अभी उसको नियंत्रित किया जा रहा है, यानी कि उसके द्वारा इसमें निवेश हुआ है। जैसे कि जो चीन है वो अपना बांग्लादेश में भी अब प्रभाव लगातार बढ़ाता जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो वो उसके साथ ही अगर हम देखें ना, तो फिर पाकिस्तान में उसे बहुत मतलब बहुत सारी सहायता दी और पाकिस्तान को अपने साइड कर रखा है। तो इसी तरह इस संदर्भ में ये चीज कही जा रही है। इसके साथ आर्थिक व्यापारिक सहयोग कैसे, 2000 का जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, 2023-24 में व्यापार में 5.54 बिलियन डॉलर पहुंचा है। SAFTA के तहत निर्यात में भारी श्रीलंका का 5वां बड़ा बाजार बना हुआ है। इसके साथ ही ऋण की राहत कैसी है, 2025 में 20.66 मिलियन डॉलर जो है लाइन ऑफ क्रेडिट को अनुदान में बदला है। भारत ने 7 पूर्ण परियोजनाओं के भुगतान भी निपटाए हैं। इसके साथ निवेश के भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा विदेशी जो निवेशक है। हम्बनटोटा पोर्ट में जापान भारत साझेदारी से चीन के प्रभाव को भी संतुलित किया है। इसके साथ ही ऊर्जा बुनियादी ढांचा, कुछ प्रोजेक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अप्रैल 2025 में उद्घाटन हुआ है। 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का लक्ष्य है इसका। इसके साथ ही 5000 धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप लगाने की बात कही गई है। महो अमोनथाई रेलवे लाइन जो है उसका नवीकरण किया जाएगा। तमिलनाडु जाफना फेरी सेवा जो है फिर से शुरू हो सकती है। पुनः प्रांत विकास के लिए ई गवर्नेंस या फिर स्वास्थ्य इस पर साइन किए गए हैं। इसके बाद मानवीय और विकास सहायता हमने पहले भी देखी थी कि इसमें जो दवाइयां हैं, इसके साथ ही सुवास एरिया एम्बुलेंस सेवा, ये सब कुछ दी जा रही है। और 2022 का जब संकट था, 4 बिलियन डॉलर की सहायता दी गई थी। 60,000 युद्ध प्रभावित जो तमिल है उनके लिए घर बनवाए जा रहे हैं। भारतीय मूल के जो तमिल है उनके लिए ये समर्थन है। शिक्षा यानी कि 710 जो छात्रवृत्तियां सालाना होती, यानी कि छात्र यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही कोलंबो यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टडी होती है। हिंदी चेयर जो है इसके यानी कि कोलानिया और जो सबराग मुवा यूनिवर्सिटी है उसमें। इसके बाद सांस्कृतिक, जैसे कि गुजरात के जो अरावली है उनसे भगवान बुद्ध के अवशेष प्रदर्शन हुए हैं। इसके साथ ही थिरुकोनेस्वरकम यानी कि सीता एलिया मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है भारत के द्वारा। इसके साथ ही कुछ जातक कथाएं हैं, उनका सिंही अनुवाद हो रहा है। पाली व्याकरण पुस्तक जो है नममाला प्रकाशित की जा रही है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ऐसे टॉपिक्स में या फिर ऐसे न्यूज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत ने श्रीलंका को मित्र आभूषण सम्मान प्रदान किया। त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब बनाने के लिए भारत श्रीलंका UAE त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कौन सा कथन सही है? इसमें जो है सिर्फ इसमें बी ऑप्शन ही सही, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को नहीं दिया, ये ऑपोजिट आ गया यहाँ पर। यानी कि ये जो हमने अभी किया है, तो श्रीलंका ने भारत को, यानी कि भारत के जो PM है, PM मोदी, उनको ये जो सम्मान है वो दिया है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के संदर्भ में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सिद्धांत आखिर क्या है? हिंद महासागर में चीनी बंदरगाह नेटवर्क, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, भूटान श्रीलंका व्यापार गलियारा, इसके बिम्स्टेक ऊर्जा हब। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे कि सभी को पता ही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्या अर्थ है, यानी कि मान लीजिए ये है भारत, यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर है पाकिस्तान और यहाँ नीचे है श्रीलंका। तो जो चीन है, अगर हम देखें यहीं पर चीन आता है, तो चीन ने क्या किया हुआ, अपना पूरा यहीं से जाल बिछाया हुआ है,
ऐसे करके यहाँ पर, फिर ऐसे यहाँ से बंदरगाह यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाएगा कि भारत को एक तरह से घेरने की जो माला बना चुका है चीन। अब हमारी सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी सेकंड न्यूज क्या आ रही है, हमें जैसे कि पता है कि दिन ब दिन जो जलवायु क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके कारण बहुत सारे, यही कारण एक जो दिल्ली प्रदूषण में भी क्राइसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट आती है, उन्होंने कहा है कि अपडेट डाटा जो है वो डाटा अपडेट करने के लिए फेल हो चुकी है ये रिपोर्ट। एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी वेरी पुअर, यानी कि जो एयर क्वालिटी वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो चुकी है। यानी कि अगर हम बात करें तो 400 से ज्यादा जो AQI इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो पार हो चुका है। यानी कि हद से ज्यादा जो वायु है दिल्ली का प्रदूषण उतना ज्यादा बढ़ चुका है, हद से ज्यादा ये वायु खराब हो चुकी है दिल्ली की। इसमें जो वेबसाइट पर दिल्ली के लिए कोई भी नया डाटा अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। अगर हम आखिरी आंकड़ों को देखें तो AQI इंडेक्स जो है 362 इंडेक्स, इतना मुझे औसत एवरेज इतनी है, जो कि वेरी पुअर श्रेणी में आता है। और प्रमुख प्रदूषक जो है PM पार्टिकुलेट जो मैटर होता है, PM 2.5 और 39 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने डेटा प्रदान किया है। इसके साथ ही AQI 17 है, CPCB के मानकों के अनुसार AQI 301 से लेकर 400 तक बहुत खराब माना जाता है, जिसमें सांस संबंधी बीमारियां प्रभावित लोगों में बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, हवा की गति बढ़ने से थोड़ा सुधार मामूली संभव है इसमें। अब इसमें प्रमुख कारण आप सोच रहे होंगे क्या, सभी को कारण पता ही रहते हैं, पराली वगैरह जलाना, वाहन उद्योगों से निकलने वाला धुआं, दिल्ली में पटाखों का प्रभाव अभी भी बाकी है, यानी कि अभी भी वहां पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। इसके साथ ही NCR प्रभावित हो रहा है, यानी कि गुरुग्राम, गाजियाबाद और इसके नोएडा, फरीदाबाद, इसमें बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, यानी कि गंभीर लेवल पर ये पूरा डेटा पहुंच चुका है। अब देखिए ग्रैप की व्यवस्था आखिर क्यों है, अभी तक स्टेज 3 क्यों नहीं लागू किया गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसका फुल फॉर्म है GRAP का, ग्रैप का। इसके तहत अगर AQI 400 से ज्यादा यानी कि स्टेज 3 लागू होता है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य बंद हो सकते हैं, स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, गैर जरूरी वाहन जो है उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो ये इसके कुछ रूल्स रहेंगे। इसके साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि AQI में गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है, उन्होंने ये कहा। हालांकि ऐसा कोई रियलिटी में नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्होंने ऐसा बयान दिया, इसलिए अभी स्टेज 3 जरूरी नहीं है। कुछ क्षेत्र जैसे कि पंजाबी बाग, बावना, उसमें गंभीर सतर तक पहुंच चुका है, यानी कि 400 से ज्यादा पार कर चुका है। इसके साथ ही जनता की नाराजगी, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या बन रहे हैं। इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा एक्टिविस्ट आ चुके हैं जो कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर दिल्ली की हालत सुधारने के लिए कुछ कर क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर सांस लेने से लोगों में इतनी ज्यादा डेथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर 30% तक जो रोग है ना वो बढ़ चुके हैं लोगों के, यानी कि 30% रोग जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि ठंडी हवा में जो प्रदूषक फंस जाते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उन सभी को बढ़ावा मिलता है। मास्क पहनना चाहिए, हीरो फिल्टर यूज करें और बाहर कम निकले। यानी कि कुछ ना कुछ सरकार अपनी पॉलिसीज चलाती रहती है, लेकिन फिर भी वहां पर पूरी तरह से अभी तक कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रहा सुधार। इसके साथ ही समस्या लंबी क्या है, तो दिल्ली में अभी दिल्ली में एक भी अच्छा दिन नहीं आया है। 2016 से केवल 14 दिन अच्छे हैं, लगातार मानसून में ही ऐसा दिन देखे गए। अब देखिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। सबसे पहले तो वाहन प्रतिबंध, जो VICNG या फिर इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों जो है उनको दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है। एंड ऑफ लाइन वाहन जो है उन पर ईंधन और प्रवेश प्रतिबंध लगाया जाता है और सिस्टम से बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही। इसके साथ ही ग्रैप 2 की जो स्टेज 2 की कार्यवाहियां की जा रही, जिसमें जल का छिड़काव, एंटी स्मॉग गन्स, PUC सर्टिफिकेट ऑडिट, पार्किंग फीस दुगनी हो चुकी है, डीजल जनरेटर प्रतिबंध, तो ये सब किया जा रहा है। 19 अक्टूबर 2025 से इसको एक्टिव, यानी कि ग्रैप जो है स्टेज 2 इसको एक्टिव किया गया। इसके साथ स्टबल बर्निंग पर रोक लगाई कि पंजाब हरियाणा में जो सब्सिडी बायोमास प्लेट्स हैं ये अनिवार्य कर दिए गए हैं और दिल्ली में खुला कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कुछ ट्रैफिक को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें जो है 200 एंटी स्मोक गन्स तैनात होती थी और सड़क सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नवीनतम प्रयास क्या है, क्लाउड सीडिंग। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो रेन होती है, क्लाउड सीडिंग उसको कहते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रायल अक्टूबर में शुरू हुआ है और जून से इस चीज का प्लान चल रहा था क्लाउड सीडिंग का।
अब देखिए इसमें सकारात्मक प्रभाव क्या है। AQI में मामूली सी गिरावट, बिल्कुल कुछ 0 पॉइंट कुछ कुछ गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही वाहन प्रतिबंध का प्रभाव भी है। स्टबल बर्निंग में कमी आई है। पंजाब में 30% तक कम घटना है और दिल्ली में योगदान घटकर 31% हो चुका है। इसके बाद स्वास्थ्य सलाह का स्वास्थ्य पर भी कुछ ना असर हुआ है, कुछ असर हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। जो N95 मास्क, घरेलू फिल्टर से लोगों के जो सांस यानी कि ब्रीथ थ्रू जो डिसीजेस थी वो 10% तक कम दिखाई जा रही है रिपोर्ट में, लेकिन ये सब कुछ मौसम के कारण हुआ है। इसमें नकारात्मक प्रभाव कैसे हैं, परिणाम क्या है, चुनौतियां क्या है। प्रदूषण अभी भी बहुत ही खराब है। 10 नवंबर को 38-39 स्टेशनों पर AQI 300 प्लस कुछ जो क्षेत्र है उसमें गंभीर एरिया देखा गया। क्लाउड सीडिंग जो असफल रही है। इसके साथ ही डेटा मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए हैं। जो अगर हम बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है ऐप पर अपडेट नहीं किया जा चुका है। कार्यान्वयन की कमजोरी है, यानी कि PUC सेंटर उन पर रिश्वतखोरी के आरोप है। 50% प्रदूषण जो है NCR से आना, लेकिन समन्वय कम है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि कागजी उपाय अच्छे, लेकिन जमीनी सतह पर ये सब चीजें फेल हो चुकी हैं। अब देखिए क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या। इसमें टॉपिक जो है मिलता जुलता है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है इस बार, क्योंकि क्लाउड सीडिंग क्या है, करंट से रिलेटेड है। तो ये काम कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। क्लाउड सीडिंग जो है बादलों के अंदर पानी या फिर बूंदों की वाष्प को संघनित यानी कि कंडेंस करने के लिए बीज प्रदान करती है। प्राकृतिक रूप से बादल जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, लेकिन वर्षा के लिए इनका बड़ा होना जरूरी है। बीज रसायन इन बूंदों को आकर्षित करते हैं, जिससे वे बढ़कर गिरने के लायक हो जाते हैं। अब देखिए इसमें पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले तो क्लाउड की सिलेक्शन होती है, यानी कि बादल का चयन किया जाता है। जो उपयुक्त बादल चुने जाते हैं, जैसे कि सुपर कोल्ड बादल होते हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे माइनस में होता है। गर्म बादल होते हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कम नमी वाले स्ट्रेट्स बादल या फिर कोहरे वाले बादल जो है ये तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही सीडिंग एजेंट डिस्पर्स भी होते हैं। दूसरा प्रोसेस, विमान, रॉकेट, ड्रोन या फिर जमीन आधारित जितने भी जनरेटर उससे रसायन छोड़े जाते हैं, जैसे कि विमान से फ्लेयर्स जलाकर रसायन रिलीज करना। इसके साथ ही संघनन और वर्षा, कॉन्डेंसेशन एंड जो प्रेसिपिटेशन है, रसायन बादल की जो बूंदे उनके चारों ओर जमते हैं, जो कि बढ़कर वर्षा या फिर बर्फ बनाते हैं। वर्षा 15 मिनट में से 4 घंटे में शुरू हो सकती है। मॉनिटरिंग कौन करता है, राडार, सैटेलाइट या फिर ग्राउंड सेंसर, इनसे उनके प्रभाव से मापा जाता है। अब देखिए इसमें टाइप्स, 3 प्रकार की क्लाउड सीडिंग होती है, जिसमें ग्लेशियोजेनिक है, हाइग्रोस्कोपिक है, इसके साथ ही फॉग डिस्पर्सल है। तो इसमें क्या है, इसमें जो बादल ठंडे होते हैं, बर्फ का क्रिस्टल बनते हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, ड्राई आइस, AGL की संरचना बर्फ जैसी होती है, और इसका काम क्या होता है, वर्षा को बढ़ाना और ओलावृष्टि को रोकना। इसके साथ ही हाइग्रोस्कोपिक जो है, इसमें गर्म बादलों में नमी सोखना, बूंदे बढ़ाना। सोडियम क्लोराइड जो है नमक यानी कि पोटाशियम आयोडाइड है, गर्म क्षेत्रों में वर्षा, कोहरा हटाना। फॉग डिस्पर्सल जो है कोहरे को हटाने के लिए। हाइग्रोस्कोपिक जो एरोसोल या फिर लेजर का यूज होता है, हवाई अड्डों पर इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो ये तीनों टाइप्स है, जस्ट इनके नाम याद रख लीजिए। क्लाउड सीडिंग की टाइप्स आ सकती है, ग्लेशियोजेनिक, इसके साथ ही हाइग्रोस्कोपिक और साथ ही फॉग डिस्पर्सल। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो रसायन केमिकल यूज किए जाते हैं। AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड सबसे आम बर्फ क्रिस्टल बनाता है, काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में ये भी खतरनाक हो सकता है। ड्राई आइस यानी कि CO2 जो है ठोस, ठंडा करके इसको बर्फ बनाया जाता है। NaCl यानी कि नमक, सस्ता या फिर नमी सोखता है। अन्य इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, ये सब इसमें यूज होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट क्या क्या है इसके। हाँ सॉरी, हम्म इसके लाभ क्या क्या है, बेनिफिट। तो इसमें वर्षा में वृद्धि हुई है। सूखे क्षेत्रों में 10-20% अतिरिक्त वर्षा हुई है, कृषि के लिए फायदेमंद है, काफी फसलों को बचाया गया। प्रदूषण नियंत्रण भी हुआ है, वर्षा से PM2.5 जैसे कण वो धुल जाते हैं। लाभ जो है इसके लाभों में ये सब कुछ हो सकता है। जल का संरक्षण हो सकता है, जलाशयों को भरना, हाइड्रो पावर को बढ़ाना। इसमें आपदा प्रबंधन जो है, ओलावृष्टि,
कम करना, उसके साथ बाढ़ नियंत्रण और आर्थिक स्वास्थ्य खर्च बचत करना, फसल नुकसान को रोकना, और दिल्ली में AQI जो है 50% तक और गिर सकता है। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं और जोखिम भी है। अब देखिए इसमें चुनौतियां और जोखिम क्या है, हर काम में कहीं ना कहीं रिस्क और चैलेंज जरूर देखने को मिलते हैं, कभी उसको लागू करने के लिए, कभी उसका पूरा प्रबंध करने के लिए। अब इसमें पर्यावरणीय चुनौतियां क्या है, AGI से मिट्टी, जल में चांदी जमा, जैव विविधता प्रभावित होता है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी बढ़ता है। स्वास्थ्य जिसमें एलर्जी, श्वसन समस्या जैसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल से की गई बारिश होती है। तो केमिकल जैसे भी पता है कि बहुत ज्यादा अगर यूज कर लिया जाए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। प्रभावशीलता, नमी कम होने पर ये असफल हो सकता है। प्राकृतिक वर्षा से अलग करना इसको मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही लागत, छोटे प्रोजेक्ट जो है वो भी 12 से 41 लाख रुपए तक उनका बजट है, और बड़े जो है वो तो करोड़ों में चले जाते हैं। इसके बाद नैतिक कानूनी, वर्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो सकती है। संधि सैन्य उपयोग रोकती है। इसके साथ ही जो पूर्वानुमान है उस पर भी निर्भर होता है, लंबे प्रभाव की कमी इसमें देखी जा रही है। अब देखिए भारत में इसका जो प्रयोग है कहाँ कहाँ किया जा रहा है, मतलब कि एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं क्लाउड सीडिंग के। सूखे को प्रबंधन करने के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वर्षा बढ़ाई गई थी 1983-94 के दौर में। प्रदूषण को नियंत्रण किया गया 2025 में, दिल्ली में इसका पहला ट्रायल हुआ। IIT कानपुर के साथ इसको कोलैब करके क्लाउड सीडिंग करवाई गई है। इसके साथ ही जो साइपिक्स प्रोजेक्ट है 2009 से, IITM पुणे से 17% वर्षा वृद्धि दिखाई दी है। पंजाब, हरियाणा में पराली चलाने के बाद इनका यूज हुआ है। भविष्य में मानसून में विस्तार देखा जा रहा है, लेकिन EIA जो है अनिवार्य नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन क्या है इसमें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपनाई जा रही क्लाउड सीडिंग तकनीक के सिद्धांत, प्रक्रिया, लाभ, इसकी सीमाएं जो है, और भारत में इसके अभी जो हालिया का प्रयोग किया गया उसका विश्लेषण कीजिए। ये क्या, यह तकनीक दीर्घकालिक समाधान हो सकती है क्या लंबे समय में, यानी कि अगर आज हम इसको क्लाउड सीडिंग ऐसे करवाते हैं, केमिकल वर्षा की जाती है दिल्ली में, क्या ये लंबे समय तक अच्छी रहेगी, समाधान होगा। इसमें आपने लॉजिक के साथ उत्तर देना है, यानी कि आप इस आंसर की, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है मेंस का, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन, यानी कि हमारे न्यूज का ये नेक्स्ट सेशन है, सेक्शन है। इसमें क्या हम करते हैं, एडिटोरियल। एडिटोरियल जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग लिखने की आपको क्षमता मिलती है, नए नए आइडियाज मिलते हैं, और कई बार इनमें से डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या मतलब ये आ रहा है, एडिटोरियल जो है इंडिया और भूटान के संबंधों पर, टाइज पर ये बात की जा रही है। तो जो फॉर्मर किंग है भूटान के, जिग्मे जो सिंगे हैं वांगचुक, उन्होंने यानी कि जो उनकी 17th यानी कि 17वां उनका जो जन्मदिन है, 17th बर्थडे है 11 नवंबर को। तो उनके द फादर ऑफ द करंट किंग ऑफ भूटान इज पॉपुलरली नोन एज K4, यानी कि द 4th किंग ऑफ द वांगचुक लाइन, यानी कि इनको 4th किंग ऑफ द वांगचुक लाइन के जाना जाता है। इसको आगे थोड़ा देखते हैं। हाँ, भारत के भारत ने यहाँ पर भूटान, हाँ भूटान के जो चौथे राजा जिसमें सिंगे वांगचुक है, उन्होंने 17वें जन्मदिन का जश्न मनाया। ये केवल भूटान के प्रिय राजा यानी कि पिता राजा, फादर किंग का सम्मान है, बल्कि भारत भूटान के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बंधन भी दर्शाता है। भूटान के लोग इन्हें ऋषि राजा के नाम से जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने आधुनिक भूटान की नींव रखी थी। जो आज का भूटान हम देखते हैं तो उसकी जो स्थापना करने वाले थे वो यही थे वांगचुके। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसकी अवधारणा को और मजबूत किया। ये जो उत्सव है हिमालय की दोस्ती का एक प्रतीक है। जब हम देखते हैं भारत का जो मैप है ना, इस प्रकार से, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये पूरा यहाँ पर क्या है, एक जो हिमालय की पूरी एक पट्टी आती है। तो हिमालय की जो पट्टी है इसमें जो है यहीं पर भूटान यहाँ पर आता है, भूटान। तो भूटान जो है ये एक तरह से हिमालय की तरफ दोस्ती का प्रतीक है, जहां पर भारत ने हमेशा भूटान के विकास में योगदान या फिर साझेदारी भूमिका निभाई है। अब देखिए ऋषि राजा क्यों कहते हैं। ऋषि जैसी बुद्धिमत्ता थी और त्याग किया था उन्होंने। जिग्मे सिंगे वांगचुक जो है 1929 से 72 तक शासन किया।
उन्होंने 1972 में स्वेच्छा से सिंहासन अपने पुत्र सिंगे वांगचुक को सौंप दिया था, जो कि भूटान के इतिहास में एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने भूटान को अलगाववाद से बाहर निकालकर आधुनिक राष्ट्र बनाया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, ये सब परियोजनाएं स्थापित की। भूटानी उन्हें एक संत राजा के रूप में पूजते हैं, जो कि ज्ञान करुणा के प्रतीक हैं। उनका जो उत्सव का स्वरूप कैसा है, तो इसमें थिम्पू और जो अन्य स्थान है उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, प्रार्थनाएं, सामुदायिक भोज, ये सब होंगे। भूटान के वर्तमान राजा जिग्मे खेसार जो नांगमेल वांगचुक है और उनकी जो रानी है जेतसुन पेमा के नेतृत्व में ये आयोजन काफी बड़ा होने वाला है, यानी कि एक आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, भारत और भूटान संबंधों का उत्सव है ये, एक अनूठी मित्रता का एक तरह से ये संकेत है। तो वो मानते हैं कि टू नेशन तो टू है, लेकिन इसमें जो है वन टाइज, टू नेशन वन टाइज, तो ये उन्होंने एक तरह से इसको एक तरह से टाइटल दिया। ये जो समारोह होने वाला भारत के लिए खास है, क्योंकि भारत ने इसमें एक्टिविटी मतलब काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में उन्होंने भूटान की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने 1020 मेगावाट पन बिजली की परियोजना भी लॉन्च की है। और ये भारत भूटान के सहयोग का एक प्रतीक है, यानी कि हमारी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। ऐतिहासिक बंधन कैसे हैं? 1949 की जो भारत और भूटान की मैत्री संधि हुई थी, जिसको 2007 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, उसमें दोनों देशों को विशेष संबंध दिए गए थे। भूटान का जो विकास था भारत की सहायता से हुआ, हाइड्रो पावर, बुनियादी ढांचा और शिक्षा के क्षेत्र में। भूटान के जो वर्तमान राजा, उन्होंने 23 से 25 कई बार भारत का दौरा किया, जबकि पीएम मोदी ने 2024 में भूटान जाकर ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयाल्पो सम्मान भी प्राप्त किया था। इसके साथ ही संस्कृति से भी कुछ जुड़ाव है, जैसे कि यात्रा के दौरान भारत से जो लाए गए भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष जो है वो भूटान में अभी प्रदर्शित है, जो कि बौद्ध विरासत को जोड़ता है, जिससे दोनों देश हिमालय शांति और सतत विकास के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके विकास के लिए एकजुट है दोनों देश। अब देखिए, इसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का क्या रोल है, यानी कि भूटान का एक ये अनोखा मॉडल है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट होती है ये हर साल लागू की जाती, पब्लिश की जाती है। भूटान का जो विश्व प्रसिद्ध दर्शन है विकास सूचकांक है, जिसे चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1970 के दशक में प्रतिपादित किया। ये जो जीडीपी की बजाय जनता की खुशी पर संतुष्टि और जो अत्याधुनिक जो भी आध्यात्मिक कल्याण है उसको देश के विकास का एक मापदंड बनाता है। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी राष्ट्रीय नीति का आधार मानता है, यानी कि जैसे कहीं ना कहीं हर देश में कोई ना कोई नेशनल पॉलिसीज लागू की जाती हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर हम नेशनल पॉलिसी लागू करते हैं उसमें बहुत सारी कुछ शर्तें होती हैं। इसी तरह से भूटान ने नेशनल पॉलिसी में अपना ये जो है इसको आधार बना रखा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, लोगों को खुश रहना चाहिए, यानी कि इसके आधार पर जो है जो भूटान की स्थिति भी थोड़ी अच्छी है यहाँ पर। और देखिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का मूल सिद्धांत क्या, खुशी ही असल विकास है, यानी कि अगर लोग खुश हैं, जनता खुश है, तो इट मीन्स कि वो देश जो है वो तरक्की कर रहा है। राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक GNH का आधार जो है बौद्ध दर्शन है, जिसमें भौतिक समृद्धि से ज्यादा मानसिक शांति हो, नैतिक जीवन, पर्यावरण संरक्षण को और ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें GNH के 4 सदम यानी कि 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला क्या है, सतत एवं समान आर्थिक विकास, जिसमें गरीबी का उन्मूलन, बुनियादी सुविधा लेकिन बिना पर्यावरण नुकसान किए। दूसरा, पर्यावरण को संरक्षित करना, 72% जंगल कवर अनिवार्य, कार्बन नेगेटिव देश जो है दुनिया का एकमात्र है। इसके साथ ही सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन, भूटानी परंपराएं हैं, भाषा, त्योहार, वास्तुकला, बौद्ध मूल्य, गुड गवर्नेंस चलती है, वहां पर पारदर्शिता ज्यादा है, जवाबदेही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलता है, तो इन सभी में आगे है। अब देखिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के 9 डोमेन्स भी हैं। इसमें पहला मनोवैज्ञानिक कल्याण, यानी कि तनाव, संतुष्टि, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य जो है, जीवन प्रत्याशा, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता, पारंपरिक ज्ञान, समय का उपयोग, यानी कि काम और जीवन का संतुलन हो, तो ये एक तरह से डोमेन है। सांस्कृतिक विविधता, यानी कि स्थानीय त्योहार, कला आदि, इस पर फोकस करता है। सुशासन, यानी कि भ्रष्टाचार की धारणा, सामुदायिक जीवन शक्ति, सामाजिक विश्वास, परिवार, पर्यावरणीय विविधता होती है, वन क्षेत्र, प्रदूषण, जीवन सत्र पर जो आय है, आवास है, जो पोषण है, उन सभी को जीवन सत्र अच्छा करना।
इसके साथ इसको मापा कैसे जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है, इसका नेशनल सर्वे हर 5 साल में किया जाता है। 8,000 ज्यादा घरों का यहाँ पर एक तरह से सर्वे होता है। खुशी सूचकांक 0 से 1 के बीच रहता है और 2023 में 0.783 तक रहा था। इसमें जो पर्याप्त खुशी 66 भूटानी खुद को खुश मानते हैं। 2023 की जो मुख्य बात है, 93 को परिवार में गर्व था। 93% ऐसे थे जिनको परिवार में रहना बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था और 91 लोग ऐसे थे जो प्रकृति से जुड़े रहना चाहते थे। केवल 10% ही यहाँ पर तनाव में थे, डिप्रेशन में थे या फिर खुश नहीं थे। इसके बाद चुनौतियां और नीतिगत प्रभाव क्या रहता है इस इंडेक्स में भी, जो ग्रामीण और शहरी अंतर रहता है, यानी कि गांव और शहर का एक डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीएनएच को बढ़ावा देने की जरूरत होती है क्योंकि वहां पर लोगों को फैसिलिटीज कम रहती हैं, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसी वजह से लोग वहां पर खुश नहीं होते हैं। हम देखते हैं जो बुनियादी ढांचा होता है एजुकेशन का, इसके साथ ही हॉस्पिटल जो रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, उसके साथ ही और भी जो भी रोड्स होती हैं और जितने भी लोगों की आम जरूरतें होती हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं वहां पर चुनौतियां गांव में ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही कुछ युवा प्रयास भी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनेट टीवी के बावजूद कुछ लोग फिर भी बाहर जाना पसंद करते हैं। नीतियों का प्रभाव, जैसे कि क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, परिणामों से 12वीं पंचवर्षीय योजना में NKRA यानी कि नेशनल की रिजल्ट एरियाज में शामिल किया गया। संसाधन वितरण में जीएनएच को आधार बनाया जा रहा है। विश्व पर क्या प्रभाव इसका, यूएन ने 2011 में जीएनएच को मान्यता दी। अब विश्व खुशी रिपोर्ट जो है उसमें भूटान 95th नंबर पर आ रहा है। इसके बाद भारत और भूटान की स्थिति क्या है। भारत का रैंक अगर हम देखें 2025 की ये रिपोर्ट है तो 118 नंबर पर है। स्कोर कितने हैं, 4.389 स्कोर है और यहीं पर दक्षिण एशिया में औसत से नीचे है। दक्षिण एशिया जो है पूरा औसत से नीचे, कारण क्या है, आय में असमानता, यानी कि लोगों की जो आमदनी उसमें इनइक्वालिटी है, तनाव ज्यादा लोगों में और इसके साथ ही सामाजिक समर्थन की कमी भी रहती है। युवा पीढ़ी में थोड़ा सुधार देखा गया। भूटान 2025 की रिपोर्ट में शामिल नहीं है डेटा की कमी के कारण, लेकिन जीएनएच के कारण भूटान को एशिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। यानी कि अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें, ग्लोबल साउथ में, तो एशिया जो है उसको सबसे ज्यादा खुशी वाला देश मानते हैं, खुशहाल। इसमें जो ये जो है पूरा एक तरह से इंडेक्स है, पूरा जो रैंक वाइज दिया गया, पहले पर फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अगर आप देखोगे करीब 2 से 3 साल लगभग यही देश जो है सबसे पहले टॉप पर रहते हैं। यानी कि ये देश बाकी क्षेत्र में चाहे कैसे भी हो, लेकिन ऐसे अपने देश के नागरिकों को खुश रखने में इन सब में काफी आगे हैं। अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। धन और खुशी का संबंध, अमीर देश ज्यादा खुशहाल होते हैं, लेकिन कोस्टा रिका जैसे जो लैटिन अमेरिकी देश है वो जीडीपी से ज्यादा खुशी दिखाते हैं। सामाजिक बंधन, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। उदारता का जादू, खुशहाल देश सबसे ज्यादा उदार होते हैं, दान करने से खुशी और दुगनी बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने वाले देश खुद को ज्यादा खुश मानते हैं। इसके साथ ही लोगों की दया, 40 देशों में के प्रयोग में वॉलेट लौटाने की दर उम्मीद से दुगनी होती है। लोगों का विश्वास एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, इससे भी वो काफी ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ चैरिटी औसत से 150 गुना ज्यादा प्रभावी रहती है। सबसे अच्छे जैसे कि 3500 गुना बेहतर है। वेल बाइस जो है यानी कि वेल बीइंग की जो है मैट्रिक्स है, ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया। अब आपके लिए ये हमारा ये सेशन जो आज का ये यहीं पर फिनिश होता है, लेकिन आपके लिए इसके साथ ही एक ये क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, जन जयंतियां गौरव वर्ष, जो जयंतियां गौरव वर्ष है 2025, इसका उद्देश्य क्या है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का सम्मान करना, विशेष रूप से भगवान बिरसा मुंडा का। वर्ण नीति में आदिवासी अधिकारों को मजबूत करना, आदिवासी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, या फिर आदिवासी शिक्षा पर फोकस करना। तो ये आपने इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप हमारा कल का सेशन देख सकते हैं जब हम इसका आंसर आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो हम मिलते हैं फिर अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।